नमस्कार। जय माँ सरस्वती, जय श्री गणेश है। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सतवीर। मैं आपका डीएवी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो 12वीं आरबीएससी अजमेर के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है उसमें टोटल 15 चैप्टर हैं, यानी 15 चैप्टर हैं एग्रीकल्चर के। उनमें से कैसे कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो अपने इसमें पहले जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया अपना कौन सा, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लास हो गई अपनी 12th। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर 12वीं कक्षा में टोटल 15 लेसन है। कितने लेसन है? 15 लेसन। ठीक है, इनमें 15 लेसन्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रोनॉमी। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में सस्य विज्ञान। ठीक है, सेकंड इसका क्लासिफिकेशन है वो है हॉर्टिकल्चर, जिसको बोलते हैं उद्यान विज्ञान। और तीसरा जो यूनिट है इसका वो है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है पशुपालन विज्ञान। ठीक है, अब 15 लेसन में से एग्रोनॉमी में कुल लेसन है वो कितने हैं? कुल लेसन है वो कितने हैं? 6। और उद्यान विज्ञान में है वो कितने हैं? 5। और पशुपालन है उसमें कितने हैं? 4। ठीक है, तो टोटल लेसन हो गए अपने कितने? 15। अब 15 लेसन में से जैसे पहली यूनिट अपने पढ़ेंगे, यूनिट जो फर्स्ट है वो एग्रोनॉमी है। इस एग्रोनॉमी में टोटल 6 लेसन है। उनमें से अपने इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 का नाम है खरपतवार। वो इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में सस्य विज्ञान में चैप्टर 6 है, जिनमें से चौथा चैप्टर है अपना वीट। कौन सा? वीट, जिसे हिंदी में कहा जाता है खरपतवार। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? खरपतवार। अब इस वीडियो में अपने ये जानेंगे कि खरपतवार क्या है और खरपतवारों का वर्गीकरण कैसे किया गया। उस वर्गीकरण के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को जानना ये जरूरी है कि वीड होता क्या है, वीड है क्या, खरपतवार क्या है। तो खरपतवार क्या है कि देखिए, ये अपना एक फील्ड यानी खेत है। इस खेत में 2 चीजें होती है। ठीक है, एक तो वांछनीय, एक तो क्या होता है? वांछनीय, और एक चीज होती है अवांछनीय। ठीक है, अब वांछनीय का मतलब है हमें जो चाहिए और अवांछनीय का मतलब है हमें जो नहीं चाहिए।
तो वांछनीय का मतलब ये हो गया कि अपने इस खेत में जैसे कोई एक फसल लगा दी, जैसे क्या लगा दी अपन, एक फसल लगा दी, जैसे ये पंक्तियां फसल की होगी और उस फसल का नाम है गेहूं। कौन सी फसल है? गेहूं। ठीक है, तो अपनी वांछनीय है, वांछनीय जो चीज है इस खेत में वो कौन सी है? गेहूं की फसल है। कौन है? गेहूं की फसल। और अवांछनीय दूसरी चीज थी ना, उसमें यहां पर क्या हो गया कि गेहूं की फसल तो अपन ने अपनी इच्छा के अनुसार लगाई थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि जैसे ये कुछ पौधे हैं ना अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो गए, ये ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही यहाँ पर क्या हो गए? बिन उगाए उग गए। ठीक है, तो ये जो चीज है वो क्या है? अवांछनीय। मान लो ये अवांछनीय जो पौधा है, अवांछनीय जो पौधा है वो किसका है? बथुआ। किसका है? बथुआ। अब देखो जो हमें चाहिए वो तो कौन सी क्या हो गई? गेहूं की फसल हो गई, और जो नहीं चाहिए वो क्या हो गया? बथुआ हो गया। हो गया ना। अब उगाई तो अपन ने गेहूं, लेकिन यहां पर बिन उगाई क्या हो गया? बथुआ, यानी अवांछनीय पौधा हो गया। अवांछनीय पौधा हो गया। उस अवांछनीय पौधे को ही अपने क्या बोलेंगे? खरपतवार। ठीक है, तो मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी क्षेत्र में उगाई गई फसल में ऐसे अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिनकी अपने को आवश्यकता नहीं होती, उस अवांछनीय पौधे को ही क्या बोलेंगे? खरपतवार। यानी वे पौधे जो वहां उग जाते हैं जहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उन सभी पौधों को अपने क्या बोल देंगे? खरपतवार। ठीक है, तो खरपतवार की परिभाषा हो जाएगी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर बिल। कौन था? डॉक्टर बिल। इसने एक परिभाषा दी थी खरपतवार की। उस परिभाषा डॉक्टर बिल के अनुसार इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे पौधे जो वहां उग जाते हैं, जहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार। ये किसने परिभाषा दी? डॉक्टर बिल। तो डॉक्टर बिल के अनुसार ए वीड इज ए प्लांट ग्राउंड out of place where it is not desired, that called wheat। तो ये अकॉर्डिंग टू किसके? डॉक्टर बिल के अनुसार। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेंजले। कौन था? ब्रेंजले। ब्रेंजले ने भी खरपतवार की परिभाषा दी है। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार क्या होता है कि इस ब्रेंजले के अनुसार क्या होता है? खरपतवार वे पौधे हैं जो फसलों के साथ रहकर फसलीय पौधों की बढ़वार
रोककर उत्पादन प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार। किसके अनुसार है? ब्रेंचले के अनुसार। ठीक है, अब अपने दो साइंटिस्ट के अनुसार खरपतवार की परिभाषा पढ़ ली, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बील और अकॉर्डिंग टू ब्रेंचले। बट अपने अनुसार भी अपनी परिभाषा दे सकते हैं इसकी। क्या होगी कि वे अवांछनीय पौधे जो वहाँ उग जाते हैं जहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसे पौधे फसलीय पौधे के साथ क्या करेंगे? प्रकाश, नमी, स्थान, पोषक तत्व आदि के लिए क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन करते हैं, जिसके कारण फसल का उत्पादन कम हो जाता है। ऐसे अवांछनीय पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, या वे अवांछनीय पौधे जो फसलों के साथ बिन उगाए उगकर प्रकाश, नमी, स्थान, पोषक तत्व आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। ऐसे पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी परिभाषा किसकी? खरपतवार की। अब देखो, खरपतवार शब्द किसने सबसे पहले दिया था? खरपतवार कब शब्द आया? ठीक है, तो सबसे पहले वीड शब्द है, वो सबसे पहले दिया था किसने? जेंथ्रोटूल ने। किसने दिया था? जेंथ्रोटूल ने। ठीक है, इसलिए जेंथ्रोटूल को ही फादर ऑफ वीड साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ वीड साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वीड शब्द और वीड शब्द के बारे में। ठीक है, वीड शब्द किसने दिया? वीड शब्द की परिभाषा। ठीक है, आगे अपने इसी टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, टॉपिक है अपना खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो, खरपतवारों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके लिए अलग अलग विशेषताओं के आधार पर खरपतवारों को बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने खरपतवारों का वर्गीकरण कौन सा? फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर खरपतवार। ठीक है, पहला भाग। दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया किसके अकॉर्डिंग टू? जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऋतु के अनुसार खरपतवार। ठीक है, चौथा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके आधार पर? परपोषिता के आधार पर।
परपोषिता के आधार पर। ठीक है। पांचवा जो वर्गीकरण किया गया है वो पत्ती की संरचना के आधार पर, पत्ती की संरचना के आधार पर। छठा बीज पत्तर के आधार पर। सातवां जनन की विधियों के आधार पर, विधियों के आधार पर, जनन की विधियों के आधार पर। उसके बाद आठवां भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका, खरपतवारों का। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे फसल संबंध के आधार पर। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है किसके अकॉर्डिंग टू आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, इसमें से एक डेफिनेशन हमेशा एक नंबर की आती है, हमेशा। ठीक है, हर बार पेपर में आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है, वो है फसल संबंध के आधार पर खरपतवार। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक हो गया वो कौन सा हो गया, फसल संबंध के आधार पर खरपतवार। ठीक है ना। अब जो फसल संबंध के आधार पर खरपतवार है उसमें किस बेस पर इसको खरपतवारों को डिवाइड किया गया है वो अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फसल संबंध देखो, जैसे अपन ने अभी पीछे खरपतवार की परिभाषा पढ़ी थी उसी टाइम मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था। ठीक है, रफली उसमें अपन ने ये तो पौधे माने थे किसके, गेहूं के, और यहाँ पर मैंने कुछ पौधे लगाए थे ऐसे किसके, बिन उगाए उगे थे वो, जिन जैसे कौन से थे, बथुआ था ना, चिनोपोडियम एल्बम, बॉटनिकल नेम ऑफ बथुआ। ठीक है, तो चिनोपोडियम का बॉटनिकल नेम, सॉरी चिनोपोडियम जो एक खरपतवार था और गेहूं अपनी क्या थी, फसल थी। लेकिन ये इनका आपसी क्या संबंध है, जब गेहूं लगाई गई लेकिन बथुआ ऑटोमेटिक उग गया, तो इस बथुए ने गेहूं के साथ, ठीक है, क्या लाभ पहुंचाया या हानि पहुंचाई, तो उसके बेस पर यानी उस संबंध के बेस पर इसको अपने डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का जो वर्गीकरण किया गया है वो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो कौन सा है, यानी फसल संबंध के आधार पर कौन सा, सापेक्ष खरपतवार। यानी फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, सापेक्ष खरपतवार। ठीक है, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष जो खरपतवार है उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेटिव वीड्स। ठीक है, रिलेटिव वीड, या फिर इसको कह सकते हैं अपने संबंधित खरपतवार। क्या कह सकते हैं, संबंधित खरपतवार। ठीक है, अब सापेक्ष खरपतवार होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो,
जैसे ये अपना एक प्रक्षेत्र यानी खेत था, इसमें यहाँ पर अपन ने इच्छा के अनुसार यानी वांछनीय जो चीज थी तो वो अपन ने गेहूं की फसल लगाई थी ना, ये गेहूं की फसल थी। ठीक है, ये क्या थी? गेहूं की फसल। लेकिन यहाँ पर अवांछनीय जो पौधा था वो अपन ने परिभाषा में तो उदाहरण के रूप में बथुआ पढ़ा था, लेकिन अपन ने उगाई तो क्या वांछनीय चीज तो क्या लगा दी? गेहूं लगा दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ पौधे किसी अन्य फसल के हो गए, किसी अन्य फसल के। जैसे मैं मान लूं ये हो गया जैसे जो की फसल का क्या हो गया? पौधा। ठीक है, तो वांछनीय तो अपनी चीज थी गेहूं की फसल, लेकिन जो अपन ने उगाया नहीं वो ऑटोमेटिक ही क्या हो गया? इस खेत में गेहूं की फसल के साथ बिन उगाए उग गया। तो ये क्या हो गया? अवांछनीय हो गया ना। तो जब कोई भी खेत में अवांछनीय चीज होती है वो क्या होता है? खरपतवार होते हैं। लेकिन सापेक्ष खरपतवार क्या है कि जब उगाई गई फसल में, जब उगाई गई किसी एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उग जाए तो वो वहां पर क्या माना जाएगा? सापेक्ष खरपतवार। यानी किसी क्षेत्र में उगाई गई फसल में किसी अन्य फसल का पौधा बिन उगाए उग जाए तो उसे सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। जैसे गेहूं प्लस में किसका पौधा हो गया? जौ का, तो जो यहाँ पर कौन सा खरपतवार माना जाएगा? सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गेहूं भी एक फसल है और जौ भी एक फसल है, लेकिन मैंने आपको पहले परिभाषा में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वांछनीय होगी वो एक फसल होगी, अवांछनीय होगा वो क्या होगा? एक खरपतवार। और यहाँ पर अवांछनीय जो है, क्यों? क्योंकि गेहूं की जो फसल है अपने मान लो बीज उत्पादन के लिए लगा रहे हैं। किसके लिए? बीज उत्पादन के लिए। तो बीज उत्पादन के लिए गेहूं की फसल लगाई गई है ना, तो इस फसल में किसके लक्षण आ सकते हैं? जौ के लक्षण आ सकते हैं। जब कटाई अपने गेहूं की करेंगे तो उसके साथ किसका पौधा भी कटेगा? जौ का। तो गेहूं की हार्वेस्टिंग करेंगे अपने, थ्रेसिंग करेंगे, तो उसके बाद गेहूं के दानों के साथ किसके दाने मिल गए? जौ के। तो गेहूं में क्या आ गई? अशुद्धता आ गई। क्या आ गई? अशुद्धता। और अशुद्धता होती है वो क्या होता है? अवांछनीय गुण होता है। इसलिए जो यहाँ पर क्या माना गया है? खरपतवार है। और कौन सा खरपतवार है? सापेक्ष खरपतवार। आगे समझे? क्लियर? ठीक है, सापेक्ष खरपतवार। उसके बाद दूसरा जो खरपतवार होता है वो होता है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार या इसको पूर्ण खरपतवार भी कहा जाता है। पूर्ण खरपतवार। ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट वीड। ठीक है, अब सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों उल्टा हो गया। सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष हो गया। तो निरपेक्ष क्या है? निरपेक्ष खरपतवार क्या है? ध्यान से वैसे एक फील्ड बना लें। ठीक है, यहां पर अपने वो पंक्तियां किसकी दर्शा दें? गेहूं की दर्शा दें। क्या कर दें? गेहूं की फसल दर्शा दी। ये होगी पंक्तियां किसकी? गेहूं की। लेकिन यहाँ पर कुछ पौधे बिन उगाए उग गए जो किसके हैं? बथुआ के। किसके हैं? बथुआ के। ठीक है, अब अपन ने उगाया तो क्या? गेहूं। क्या उगाया? गेहूं। लेकिन बिन उगाए क्या हो गया? बथुआ। तो बथुआ में से क्या माना जाता है? खरपतवार। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी निरपेक्ष खरपतवार की? कि जब यानी निरपेक्ष खरपतवार वे खरपतवार जो फसलों के साथ बिन उगाए उगकर फसल को हमेशा ही क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे अवांछनीय पौधों को या खरपतवारों को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष खरपतवार कहा जाता है। पिछली परिभाषा सापेक्ष खरपतवार में अपन ने देखो यही बनाया था, यही पढ़ा था। ये जिससे ये फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं थी। लेकिन यहाँ पर अपन ने कुछ पौधे लगाए थे, वो किसके लगाए थे? जौ के लगाए थे। किसके? जौ के।
तो यहाँ पर गेहूं और जो उग गया तो एक सापेक्ष था, यानी फसल और दोनों ही फसल है, तो इन दोनों के बीच किसका संबंध हो गया, फसल का। लेकिन यहाँ गेहूं प्लस में बथुआ हो गया, तो बथुआ तो हमेशा ही क्या होता है, खरपतवार होता है, तो गेहूं और बथुआ का आपस में क्या हो गया, खरपतवार का संबंध हो गया ना। लेकिन यहाँ पर अपने बीज फसल के रूप में गेहूं को लगाया था ना, तो तब तो इस जो से नुकसान था। यदि अपने खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं की फसल लगा रहे हैं और खाद्यान्न के रूप में उसका यूज करना है, तब यदि गेहूं के पौधों के साथ किसके पौधे कट जाएं, जौ के पौधे कट जाएं, तो उससे कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। हालांकि उत्पादन में वृद्धि ही होती है, और जब रोटियां बनाकर खाते हैं तो उससे लाभ भी मिलता है। तो इसलिए वहां पर इससे कोई नुकसान नहीं था खाद्यान्न फसल के रूप में। लेकिन गेहूं को एक बीज फसल के रूप में लगाया जाए, तब उसका जौ का क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए फसल का फसल के साथ संबंध सापेक्ष, ठीक है। लेकिन निरपेक्ष खरपतवार में गेहूं है, गेहूं के साथ बथुआ होगा, तो क्या बथुए का गेहूं के साथ उगना एक लाभदायक चीज है, नहीं है ना। क्योंकि गेहूं के साथ बथुआ यदि उग गया तो बथुआ हमेशा ही गेहूं को क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए बथुआ क्या माना गया यहाँ पर, निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार या फिर एब्सोल्यूट वीड कहा गया है। ओके, तो दोबारा देखिए इसकी परिभाषा, निरपेक्ष खरपतवार की परिभाषा देखिए, यानी वे खरपतवार या वे अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ बिन उगकर फसल को हमेशा ही क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे खरपतवारों को निरपेक्ष खरपतवार कहा जाता है। तो उदाहरण हो गया इसका, गेहूं प्लस में बथुआ दे दो, चाहे गेहूं प्लस में दूब घास दे दो, चाहे बाजरा प्लस में चुलाई दे दीजिए, ठीक है। कोई भी एक उदाहरण अपने, एक फसल ले लें और दूसरा पूर्ण खरपतवार ले लें, तो उसका एक उदाहरण माना जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है, मिमिक्री वीट। कौन सा, मिमिक्री वीट, जिसको बोला जाता है हिंदी में नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार, ठीक है। मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री नकल करना होता है। हिंदी में वर्ड मिमिक्री का क्या हो गया, नकल करना। तो यहाँ पर नकलची खरपतवार क्या है, देखिए, जैसे ये वही फील्ड हो गया, यहाँ पर ये पंक्ति लगाई अपन ने, ये पंक्ति लगा दी किसकी लगा दी अपन ने, गेहूं की लगा दी। किसकी लगा दी, मान लो गेहूं की लगा दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ पौधे अवांछनीय रूप से उग गए, मतलब बिन उगाए उग गए, और इनके जो बाह्य जो लक्षण है ना, वो किस जैसे हैं, गेहूं के पौधों के समान है, जिनकी पहचान अपने आसानी से नहीं कर सकते। तो ऐसे पौधों को ही क्या कहा जाता है, नकलची खरपतवार, ठीक है। मतलब कि जब गेहूं में, जैसे गेहूं में कौन सा खरपतवार उग जाए, गेहूंसा लग जाए। कौन सा लग जाए, गेहूं में गेहूंसा, जिसको फेलेरिस माइनर भी कहा जाता है, यानी बॉटनिकल नेम है वो गेहूंसा का, वो क्या है, फेलेरिस माइनर, ठीक है, फेलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा, मंडूसी, ठीक है, और अपने सामान्य भाषा में कणकिया घास भी कहते हैं, ठीक है। तो गेहूं में किसका उगना, गेहूंसा, गेहूं में गेहूंसा का उगना किस खरपतवार का उदाहरण, नकलची खरपतवार। क्यों, क्योंकि अपनी फसल थी वो गेहूं थी, लेकिन उसमें एक अवांछनीय पौधा होगा, वो किसका होगा, गेहूंसा का। अब इसको नकलची क्यों माना गया, क्योंकि इस गेहूंसा के जो सामान्य बाह्य लक्षण है ना, मोर्फोलॉजी है, वो सेम किसके जैसी है, गेहूं के जैसी है, जिसकी पहचान अपने आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए गेहूं का कौन सा खरपतवार माना जाता है, नकलची खरपतवार। धान की जो फसल उगी हुई है, उस फसल में कौन सा खरपतवार उग जाए, जंगली धान उग जाए, तो इसकी भी पहचान करना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। इसलिए जंगली धान भी किसका उदाहरण है, नकलची खरपतवार का, ठीक है ना। इसके बाद पालक है, इस पालक में क्या लग जाए, जंगली पालक लग जाए, क्या लग जाए, जंगली पालक लग जाए।
तो पालक का नकलची खरपतवार कौन सा हो गया? जंगली पालक। अब आपने पालक देखी और जंगली पालक दोनों देखिए, तो पालक के साथ सामान्य लक्षण मिलाए किसके? जंगली पालक के, तो अपने आसानी से उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो भाई ये जो सामान्य लक्षण है ना, वो किस जैसे हैं? उगाई गई फसल के पौधों के समान हैं, इसलिए वो कौन सा खरपतवार माना जाता है? नकलची खरपतवार। ये अब की बार 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि नकलची खरपतवार क्या है। ठीक है, तो ये 2020 में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो क्लासिफिकेशन है फसल संबंध के आधार पर, वो है कौन सा? रोग्युवीट। कौन सा? रोग्युवीट। इसको रोग्युवीट या अवांछनीय खरपतवार भी कहा जाता है। ठीक है, अब रोग्युवीड क्या होता है कि देखिए, अपने पढ़ लिया, सापेक्ष पढ़ लिया, निरपेक्ष पढ़ लिया, यहाँ तक क्लियर है, लेकिन रोग्युवीड भी क्या है? इस रोग्युवीड में देखिए क्या होता है। रोग्युवीड कि जैसे ये अपना एक फील्ड हो गया, ठीक है, इस फील्ड में वही पंक्ति लगा दें अपने, जैसे कि इस फसल की, गेहूं की। कौन सी फसल लगा दी अपने? गेहूं की। ये पंक्ति हो गई किस फसल की? गेहूं की हो गई। ठीक है, अब गेहूं की फसल लगा दी, ठीक है ना। अब गेहूं की जो फसल लगाई उसकी भी अपन एक किस्म लगाई, ठीक है, किस्म लगाई किसकी? गेहूं की। जैसे कौन सी? राज 1482। राज 1482। ठीक है, राज 1482 फसल गेहूं की थी, लेकिन उसकी एक वैरायटी थी यानी किस्म थी, वो कौन सी लगा दी अपन ने? किस्म कौन सी लगा दी? राज 1482। ठीक है, लेकिन अपन ने गेहूं की फसल लगाई और उसी में अपन ने स्पेसिफिकेशन किया किसका? राज 1482 का। ठीक है, लेकिन इसी खेत में अपने जब गेहूं की फसल लगा रहे थे तो उसके साथ कुछ बीज हैं वो किसी अन्य किस्म के मिले हुए थे, तो इसलिए जब गेहूं की फसल उगी ना, तो गेहूं की जो फसल उगी उसमें राज 1482 के पौधे उगे, तो उसमें कुछ पौधे किसके लग गए? जैसे ये पौधे लग गए किसके? गेहूं की फसल के ही, लेकिन गेहूं की अन्य किस्म, जैसे राज 1555। राज 1555। अब ये गेहूं की फसल हो गई और उसकी किस्म हो गई कौन सी? राज 1555। लगाई तो अपन ने राज गेहूं की फसल की कौन सी किस्म? राज 1482। लेकिन उसी के साथ गेहूं की फसल के ही दूसरी किस्म के कुछ पौधे हो गए, जैसे राज 1555 के। ठीक है, तो अब क्या है कि राज 1555 और राज 1482 दोनों इस खेत में हैं, तो है तो दोनों ही कौन सी फसल है? गेहूं। लेकिन गेहूं की फसल यहां पर अपने किस रूप में ले रहे हैं? बीज फसल के रूप में ले रहे हैं। किस फसल के रूप में? बीज फसल, यानी जिसका बीज उत्पादन करना है। तो बीज उत्पादन करने के लिए अपन ने किस्म चुनी थी, वो कौन सी चुनी थी? राज 1482। लेकिन उसी बीज फसल में उगाई गई एक किस्म में दूसरी किस्म का क्या हो गया? उसी फसल की दूसरी किस्म का क्या हो गया? अवांछनीय पौधा हो गया। क्या हो गया? अवांछनीय पौधा हो गया। उस अवांछनीय पौधे को ही अपने क्या नाम देंगे? यानी राज 1555 का जो पौधा है ना, वो कौन सा वीड है? रोग्युवीड। कौन सा वीड है? रोग्युवीड। आई समझ में? दोबारा परिभाषा देखिए कि जब उगाई गई बीज फसल की एक किस्म में, यानी एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म, यानी दूसरी किस्म का कोई पौधा उग जाए तो उसे रोग्युवीड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग्युवीड। अब रोग्युवीड
अवांछनीय है, अवांछनीय पौधा है ना। क्यों? क्योंकि गेहूं की किस्म अपने को उत्पादित करनी थी राज 1482, लेकिन जब इसमें पुष्पन की क्रिया होगी, पुष्पन की क्रिया होगी यहाँ पर, ठीक है, पुष्पन होगा, तो पुष्पन के टाइम जब स्त्रीकेसर और पुंकेसर इसमें गेहूं की राज 1482 में निकलेंगे, उसी टाइम राज 1555 में निकलेंगे। तो राज 55, ये जैसे राज 1555 हो गई, राज 1555 का पुष्प हो गया, बाली हो गई, इसी बाली में पुंकेसर और स्त्रीकेसर भी है, तो इसके पुंकेसर है और इसके पुंकेसर है, इसका स्त्रीकेसर है, इसका स्त्रीकेसर है। अब इस यानी 1555 थी ना जो वैरायटी, इसका पुंकेसर है वो किसके ऊपर चला जाए, यानी परागकण 1482 पर चला जाए, तो इसके लक्षण वो किस में आ जाएंगे, 1482 में। तो इसका जो वंशनीय गुण था वो क्या हो गया, चेंज हो गया ना, आनुवंशिक लक्षण वो क्या हो गया, चेंज हो गया, जिससे ये यहाँ पर मतलब क्या कर दिया, आनुवंशिक जो लक्षण था ना उसमें संदूषण कर दिया, इसने क्या कर दिया, संदूषण। इसलिए 1555 है वो एक कौन सा पौधा माना गया है, अवांछनीय, और इस अवांछनीय पौधे को ही अपने क्या कहते हैं, रोग्योवीड। तो जब उगाई गई बीज फसल की एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का कोई पौधा उग जाए तो उसे रोग्योवीड कहते हैं, ठीक है। अब ये रोग्योवीड हमेशा ही ऑफ प्लांट होता है, क्या होता है, ऑफ प्लांट होता है, जिसे निकालना जरूरी है। तो क्या करते हैं कि बीज फसल जब उगाई जाती है तो उसका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, और निरीक्षण करते समय अपने को ये लगे कि राज 1482 लगा रखी थी, लेकिन इसके जो बाह्य लक्षण थे उस बाह्य लक्षण के अलावा कुछ पौधे ऐसे जिनके बाह्य लक्षण अलग है, उन को अपने रोग्योवीड कहते हैं। इसलिए उनको खेत में से निरीक्षण करते टाइम क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ताकि राज 1482 का अपने को शुद्ध बीज प्राप्त हो सके। उन रोग्योवीड निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, रोगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगिंग, ठीक है, रोगिंग कहते हैं, जो बीज निर्माण के लिए एक आवश्यक क्रिया है, बीज उत्पादन या बीज निर्माण के लिए एक आवश्यक क्रिया है, ठीक है। ये हो गया रोगिंग और रोग्योवीड। तो चौथा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, रोग्योवीड, ठीक है। पांचवा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वर्गीकरण है वो कौन सा है, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक वीट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशेष जलवायु के खरपतवार, विशेष जलवायु के खरपतवार। अब देखिए, विशेष जलवायु नाम से सिम्ड हो रहा है, प्रतीत हो रहा है अपने को कि विशेष जलवायु में उगेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अपना एक फील्ड हो गया, इस फील्ड में अपन ने कोई भी एक फसल लगा दी, जैसे मान लो चारे वाली फसल होती है एक बरसेम, कौन सी, बरसेम। अब बरसेम की खेती के लिए कैसी जलवायु आवश्यक होती है, ठंडी प्लस में नम जलवायु या आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है, ठीक है। मतलब ठंडा वातावरण और जिसमें आर्द्रता ज़्यादा हो वो बरसेम की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक घटक माना जाता है। तो इस बरसीम की फसल में एक खरपतवार उगता है जिसका नाम होता है कांसनी। अब कांसनी है वो बरसीम के साथ ही उगता है, कांसनी सिंचाइरस सिंटाइवस कांसनी। तो कांसनी है बरसीम के साथ ही उगता है। क्यों? क्योंकि जैसे मतलब जलवायु किसको चाहिए, बरसीम को ठंडी और नम, वैसी की वैसी जलवायु किसको चाहिए, कांसनी को। तो इसलिए मतलब ये मुख्यतः किस फसल में उगता है, किस फसल में उगता है, बरसीम में। इसलिए कांसनी को एक विशेष जलवायु की आवश्यकता है या नहीं,
इसलिए यहाँ पर कांसनी है वो कौन सी जलवायु का खरपतवार माना गया है? विशेष जलवायु के खरपतवार, यानी वे खरपतवार जिनकी उचित वृद्धि व विकास के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है, ऐसे खरपतवारों को विशेष जलवायु के खरपतवार कहा जाता है। जैसे कांसनी खरपतवार है वो किस में उगता है? बरसीम में। क्यों? क्योंकि कांसनी को कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी प्लस में नम। और उसी प्रकार बरसीम को कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी प्लस में नम। इसलिए कांसनी हमेशा किसके साथ उगेगा? बरसीम के साथ। तो बरसीम का मुख्य खरपतवार है वो कौन सा है? कांसनी है। बरसीम का मुख्य खरपतवार है वो कौन सा है? कांसनी। आगे समझ क्लियर? ठीक है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में तो 5 ही वर्गीकरण दिए गए हैं खरपतवारों का। जो वर्गीकरण है किसके अकॉर्डिंग टू? फसल संबंध के आधार पर। तो बोर्ड एग्जाम में तो 5 ही माने गए हैं, लेकिन छठा और भी होता है इसका। कौन सा? वॉलंटियर वीट। कौन सा? वॉलंटियर वीट, जिसको बोलते हैं अपवर्तन खरपतवार। अपवर्तन है खरपतवार। अब वॉलंटियर क्या होता है? देखिए वॉलंटियर वीट किसे कहेंगे? जैसे ये पंक्ति हो गई गेहूं की। किसकी हो गई? गेहूं की। अब गेहूं कौन सी ऋतु की है? रबी ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की? रबी ऋतु की। लेकिन ये पौधे जो उगे हुए हैं ना, ये किसके पौधे हैं? जैसे ग्वार के मान लो। किसके? ग्वार के। अब ग्वार कौन सा पौधा होता है? कौन सी ऋतु का है? खरीफ ऋतु का। खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक है। तो इस चित्र से अपने को पता लग गया कि अपन ने रबी ऋतु चल रही है तो उस टाइम कौन सी फसल लगाई? गेहूं की फसल लगाई। लेकिन उसमें खरीफ की ऋतु यानी रबी से पहले कौन सी ऋतु थी? खरीफ थी। तो पिछली ऋतु का कौन सा पौधा हो गया? कौन सी फसल का पौधा हो गया? ग्वार का। तो इसलिए ग्वार यहाँ पर कौन सा वीट माना जाएगा? वॉलंटियर वीट है। कौन सा माना जाएगा? वॉलंटियर वीट। ठीक है। आगे समझ में ध्यान से परिभाषा देखिए कि जब उगाई गई फसल में पिछली ऋतु की फसल का कोई पौधा उग जाए, यानी जब उगाई गई फसल में पिछली ऋतु की फसल का कोई पौधा उग जाए तो वो क्या माना जाता है? वॉलंटियर वीट। कई बार आपने देखा होगा कि अपने खेत जैसे रबी ऋतु चल रही है उसमें गेहूं की फसल लगा रखी थी। ठीक है। लेकिन गेहूं की फसल से पहले अपन ने ग्वार की फसल भी उसी फील्ड में लगाई थी। तो उस फील्ड में क्या हो जाता है कि जब ग्वार की फसल निकाली गई थी ना, तो उस टाइम कुछ बीज हैं फलियां चटकने से खेत में गिर गए, और वो जब गेहूं की फसल लगाई तो उसी टाइम क्या हो गया? ग्वार के कुछ पौधे उग गए। तो वहां पर गेहूं की फसल में ग्वार के जो पौधे उगे वो कौन सा वीट माना जाएगा? वॉलंटियर वीट माना जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद 7वां जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? नोक्सियस वीट है। कौन सा वीट है? नोक्सियस वीट है, जिसको बोलते हैं अड़ियल खरपतवार। क्या कहते हैं? अड़ियल खरपतवार या खतरनाक खरपतवार। ठीक है। अब अड़ियल का मतलब आप जानते हैं कि अपने कुछ काम करते हैं लेकिन वो काम करने में कुछ अड़चने पैदा करते हैं ना, तो उनको ही अड़ियल माना जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये फसल लग गई गेहूं, ठीक है, लेकिन ये पौधा लग गया किसका? दूब घास का। किसका भाई? दूब घास का। ठीक है। अब गेहूं की फसल में ये दूब घास हो गया। इस दूब घास को अपने क्या किया? निराई गुड़ाई क्रिया द्वारा। निराई गुड़ाई समझते हैं अपने? खोदी निकालना। ठीक है। तो निराई गुड़ाई करते हैं तो दूब घास को अपने किसकी सहायता से? स्पेड, ठीक है, या हैंड हो या खुरपी, इनकी सहायता से अपने इसको ऊपर से क्या कर देंगे? काट देंगे। तो कुछ समय के लिए तो खरपतवार क्या हो गया? ये दूब घास की वृद्धि रुक गई, लेकिन वापिस क्या हो जाता है? ये पुनः नमी पाकर हरा भरा हो जाता है और फैल जाता है। फिर वापिस इसको अपन ने काट दिया। लेकिन दूब घास एक ऐसा खरपतवार है जो वापिस अपना जन्म कर देगा और ये ऊपर से वापिस ग्रोथ कर लेगा। तो ये क्या हो रहा है कि इस दूब घास को अपने बार बार काट रहे हैं,
लेकिन बार बार काटने के बाद भी इसका नियंत्रण नहीं होता। तो जो नियंत्रण में बार बार क्या करे, अवरोध पैदा करे, जिनका नियंत्रण करना बिल्कुल ही क्या हो जाए, कठिन हो जाए, उन खरपतवारों को ही क्या माना जाता है, नोक्सियस खरपतवार। क्या कहते हैं, नोक्सियस वीड कहा जाता है। तो दोबारा देखिए परिभाषा, वे खरपतवार जिनका नियंत्रण करना कठिन होता है, उन खरपतवारों को नोक्सियस वीड कहा जाता है। तो मोस्टली बहुवर्षीय, कौन से, बहुवर्षीय जितने भी खरपतवार हैं, बहुवर्षीय जितने भी खरपतवार हैं वो सारे के सारे मोस्टली क्या माने गए हैं, नोक्सियस वीड। जैसे बहुवर्षीय खरपतवार कौन सा, दूब घास, तो दूब घास एक नोक्सियस वीड है। मोथा हो गया, कौन सा, मोथा, ठीक है। कांग्रेस घास, नागफनी, कौन सा, नागफनी, ठीक है। मोथा, दूब घास, कांग्रेस, नागफनी, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन से खरपतवार हैं, नोक्सियस वीड, क्योंकि इनका नियंत्रण करना बिल्कुल ही कठिन होता है, तो इसलिए ये क्या मानेंगे, अपने नोक्सियस वीड कहलाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया अपना खरपतवारों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन वीड एंड क्रॉप, ठीक है। फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे अपने दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।